तो कुछ दिन पहले हमको आया था एक कमेंट में कहा गया था कि फॉसिल्स पढ़ाइए या फॉसिल्स के ऊपर वीडियो बनाइए। पहले तो हम बहुत खुश हुआ, हमने जल्दी जल्दी में कहा ठीक है, आपको आपकी वीडियो टाइम से मिल जाएगी। लेकिन जब हम बनाने बैठा तब हमको ऐसा लगा कि नहीं, पूछ तो लेना चाहिए था कि फॉसिल्स कौन से फील्ड में चाहिए। बॉटनी के फील्ड में चाहिए तो सिर्फ प्लांट के बारे में बताएंगे, और जूलॉजी के फील्ड में चाहिए तो फिर एनिमल के बारे में बताएंगे। फिर हम सोचा है छोड़ो जाने दो, का ही पूछना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने SMS भी किया था, लेकिन देवी जी की तरफ से कोई रिप्लाई ही नहीं आया। हमारा मन टूट गया, हम कहा छोड़ो जाने दो, ऐसा करते हैं दोनों बना देते हैं ना, दिक्कत क्या है। हमने तब सोचा कि अब इसके पैलिएंटोलॉजी को उठाते हैं, यानी कि पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत हम प्लांट और एनिमल बोथ के फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। तो हमने कहा इसी को ले लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने देखना है कि पैलिएंटोलॉजी क्या होती है। तो मोटा मोटा तो हम यही ना कह सकते हैं कि पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। अब चाहे वो फॉसिल्स प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, दोनों प्रकार के फॉसिल्स की स्टडी हम पैलिएंटोलॉजी के ही अंतर्गत करते हैं। अब बात की जाए कि इसको किस तरीके से डिफाइन करें तो वो समझ लीजिए, क्योंकि ये तो हमें समझ में आ गया कि पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं और इसी की स्टडी को ही हम पैलिएंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। इतना तो हमें समझ में आ गया। लेकिन अगर कोई कहे कि हम इसे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं तो वो समझिए। कई तरीके से मैं आपको डिफाइन करके सामने रख देता हूँ, जो तरीका आपको अच्छा लगेगा, जो सिंपल लगेगा, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि पैलिएंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज बेस्ड ऑन अ फॉसिल्स। यानी कि सिंपल सा ये कहना चाह रहे हैं कि पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत हम अर्थ के ऊपर लाइफ की हिस्ट्री की स्टडी करते हैं जो पूरी तरीके से फॉसिल्स के ऊपर बेस्ड होती है। Paleontology is the study of history of life on earth as based on fossils। यानी कि पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत हम अर्थ के ऊपर लाइफ की हिस्ट्री की स्टडी करते हैं जो टोटली आपके फॉसिल्स के ऊपर बेस्ड होती है, पूरी तरीके से फॉसिल्स के ऊपर आधारित होती है। उसी के बेस पे ना हम समझ पाते हैं कि कोई जीव कितना पुराना है, कब का था, या इस तरीके के जीव भी हमारे पृथ्वी पर पाए जाते थे, या इस तरीके के प्लांट्स भी हमारे पृथ्वी पर पाए जाते थे, या ये प्लांट इस फाइलम से बिलोंग करता है, इस फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे ही एनिमल की बात करेंगे तो वो इस फाइलम, इस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये सारी चीज़ें हम तभी समझ पाते हैं जब हमें उनके कुछ अवशेष मिलें। फॉसिल्स का मतलब क्या होता है? किसी भी प्लांट का या एनिमल का कुछ बचा हुआ पार्ट, कुछ अवशेष, कुछ फॉसिल्स। अब जो ऑर्गेनिज्म बहुत आपके सॉफ्ट टाइप्स के होते हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं, उनके फॉसिल्स हमें मिल ही नहीं पाते हैं। बहुत तरीके के बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती रही होंगी, लेकिन वो इतने जल्दी वो ख़त्म हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं कि उनका कुछ मिला ही नहीं। तो हम किस बेसिस पे अंदाज़ा लगाएं कि हाँ ये चीज़ इतने साल पुरानी है या जो भी है? तो हमें उनके रिकॉर्ड मिलते ही नहीं। तो हमें जिनके रिकॉर्ड मिलते हैं उस बेसिस पे हम कहते हैं कि हाँ ये चीज़ इससे बिलोंग करती है या हमें इस चीज़ का फॉसिल्स मिला है। तो अब तक जितने फॉसिल्स खोजे जा चुके हैं वो करीबन 2.5 लाख के आसपास हैं। 2.5 लाख हमें फॉसिल्स प्राप्त हो चुके हैं, इतने की डिस्कवरी की जा चुकी है। और ये 2.5 लाख को ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि ये पूरी पृथ्वी की जनसंख्या का, या जो पृथ्वी पे प्रेजेंट फॉसिल्स हैं उनका 1% भी नहीं है, ढंग से 1% भी नहीं है। यानी कि उनका सीधा सा कहना है कि अभी अर्थ के ऊपर बहुत सारे फॉसिल्स बचे हुए हैं जिनसे अभी भी वैज्ञानिक आपके अनजान हैं, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। बहुत सारे अभी भी फॉसिल्स पड़े हुए हैं। तो पैलिएंटोलॉजी को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत जो एंशिएंट लाइफ है हम उसकी स्टडी करते हैं और वो एंशिएंट लाइफ फॉसिल्स के फॉर्म में प्रिजर्व रहती है। यही सारी चीज़ें इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुकी स्पीसीज हैं उनके बारे में भी हम इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और वो पढ़ते किस फॉर्म में है? तो फॉसिल्स के ही फॉर्म में है, क्योंकि फॉसिल्स के ही वजह से हमें उनके बारे में कुछ नॉलेज हो पाती है कि हाँ अर्थ पे इस तरीके के भी लोग प्रेजेंट रहे होंगे। आप सुन लीजिए, ये तो हमने समझ लिया कि क्या होता है पैलिएंटोलॉजी।
अब इस पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं, इससे संबंधित खोज करते हैं, खोजबीन वगैरह करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है पैलिएंटोलॉजिस्ट। जिस तरीके से माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, वैसे ही ये क्या हो जाते हैं? पैलिएंटोलॉजिस्ट। तो अब एक चीज़ ये हो जाती है, मन में काफ़ी लोग बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें फॉसिल्स की ज़रूरत ही क्यों है, ठीक है? या पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि व्हाट इज़ फॉसिल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल्स या सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, इस तरीके से, या फॉसिलाइजेशन क्या होता है, इसी तरीके के प्रोसेस या इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार समझ लेंगे फॉसिल से संबंधित, फॉसिलाइजेशन क्या है, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये भी कि इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल्स क्या है। तो समझिए कि इंपॉर्टेंस क्या है, यहां पे ही हम आपको हल्के में बता रहा हूं, समझिए। देखिए, पैलिएंटोलॉजी ना एक बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत जो पैलिएंटोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ें करते हैं, लेकिन उन सभी प्रकार की चीज़ों को करने का एक ही उद्देश्य होता है कि किस तरीके से लाइफ की हिस्ट्री अर्थ के ऊपर क्या थी उसको अच्छे से समझना, यानी कि हिस्ट्री ऑफ लाइफ को समझना ही उन सभी पैलिएंटोलॉजिस्ट का एक सेम उद्देश्य होता है, एक एम होता है। और इसी वजह से वो जो पैलिएंटोलॉजिस्ट होते हैं वो सभी चीज़ों का एक डिटेल्ड रिकॉर्ड रखते हैं कि कोई फॉसिल्स अगर पाया गया तो वो फॉसिल्स कहाँ पाया गया, किस जगह पर पाया गया, किस तरीके के पत्थर में पाया गया, और वो पत्थर कितना पुराना है, और उसके आसपास के जो ऑर्गेनिज्म पाए गए वो कैसे थे। और ये सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद वो एक आइडिया लगाते हैं, एक वो अंदाज़ा लगा पाते हैं कि पास्ट की इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी रही होगी। तो ये सब क्या है? ये सब एक तरीके से उसके क्या है? फॉसिल्स के सिग्निफिकेंस ही है, फॉसिल्स के इंपॉर्टेंस ही है। अगर फॉसिल्स नहीं मिलता, अगर आपसे पूछा जाए कि फॉसिल्स के क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये सब क्या है? फॉसिल्स के इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसकी वजह से हमें पास्ट की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन था उसका एक अंदाज़ा लग पा रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा रहा होगा, इस तरीके की चीज़ें हुई होंगी। तो यही सब चीज़ें जानने में हमें आसानी होती है। बाकी इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। आप समझिए कि इसी के अंतर्गत अगर हम मेनली देखा जाए तो सिर्फ दो ही कैटेगरी आती है। अगर आप प्लांट फॉसिल्स की बात करें तो हम उसे कहेंगे पैलियोबॉटनी के नाम से जानते हैं, और अगर हम एनिमल फॉसिल्स की बात करें तो उसे हम पैलियोजूलॉजी के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कह सकते हैं क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे मान लीजिए हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं तो वो माइक्रो पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत आएगा। हम किसी प्रकार के इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं तब वो आपके इनवर्टिब्रेट पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत आएगा। अगर हम मान लीजिए वो जो फूल के पॉलन नहीं होते हैं, पॉलन ग्रेन या जो उसके स्पोर्स होते हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं तो वो आपका पैलिनोलॉजी के अंतर्गत आएगा। मतलब इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर मेनली देखा जाए तो सिर्फ दो ही, एक आपका प्लांट फॉसिल्स और एक आपका एनिमल फॉसिल्स। यानी कि प्लांट के अंदर प्लांट से संबंधित जितने हैं सबके सब आ गए, एनिमल्स के अंदर एनिमल से संबंधित जितने हैं सबके सब आ गए, कहानी खत्म। और प्लांट से संबंधित जो फॉसिल्स होते हैं उसको हम पैलियोबॉटनी के नाम से जानते हैं। और ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में बॉटनी में ही है, तो मैं प्लांट के प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा बताऊंगा। वैसे प्लांट और एनिमल के प्रोस्पेक्टिव से कोई लेना देना नहीं है, बस एक दो वर्ड के चेंजेस हैं। जैसे प्लांट की जगह अगर हम बॉटनी की बात करेंगे तो प्लांट हो जाएगा, और अगर जूलॉजी की बात करेंगे तो एनिमल हो जाएगा। कोई खास चेंजेस नहीं होंगे, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो अब तक हमने पैलियोबॉटनी और ये वो पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत आने वाले क्या होता है पैलिएंटोलॉजिस्ट, ये सब सारे जो टर्म थे वो सब समझ लिए। अब जरा फॉसिल्स की बात करते हैं और उसके बाद फिर कहीं फॉसिलाइजेशन देखेंगे और थर्ड टॉपिक टाइप्स ऑफ फॉसिल्स देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फॉसिल्स। इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, पहले इसे समझिए। देखिए फॉसिल्स को हम कैसे कह सकते हैं, तो फॉसिल सिंपल सी बात है। फॉसिल्स के बारे में हमें इतना तो समझ में आ ही गया है कि क्या होता है, प्लांट का, एनिमल का, या प्लांट और एनिमल ना करके हम ये कहें कि जो पृथ्वी पर पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे
उनके किसी भी प्रकार के कुछ बचे हुए पार्ट मिल जाना, उनके कुछ ट्रेसेस मिल जाना जो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा कहीं प्रिजर्व्ड हो गए थे, ऐसे जो आपके थिंग्स हैं या ऐसी जो आपकी चीज़ें हैं उन्हें ही हम फॉसिल्स का नाम देते हैं। तो बस उसी चीज़ को इंग्लिश में समझना है कि किस तरीके से हम कह सकते हैं या हिंदी में किस तरीके से कह सकते हैं। तो देखिए 2-3 प्रकार के एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, ज़्यादा मतलब 2-3 प्रकार की डेफिनेशन दे रहा हूँ, जो भी आपको पसंद आए आप उसको लिख लीजिएगा। Fossils are the remains or traces of ancient life that have been preserved by the natural process। ठीक है, यानी कि सिंपल सा कहना है कि फॉसिल्स जो होते हैं वो एंशियंट लाइफ, जो धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो प्राचीन लाइफ था, प्राचीन जीवन था, उसके ही कुछ रिमेन्स यानी कि कुछ अवशेष, कुछ बचे हुए पार्ट या उनके कुछ ट्रेसेस, यानी कि नहीं कहते हैं कि हमें यहाँ पे ड्रग्स के कुछ ट्रेसेस मिले हैं, यानी कि ड्रग्स का कुछ पार्ट मिला है, कुछ हिस्सा मिला है, कुछ कण मिले हैं, जिसके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि ड्रग्स के कुछ ट्रेसेस मिले हैं। उसी तरीके से एंशियंट जो लाइफ थी, जो प्राचीन जीवन है, उसके कुछ ट्रेसेस मिल जाएं या उसके कुछ रिमेन्स यानी कि बचे हुए पार्ट मिल जाएं, और वो जो पार्ट हैं वो किसी नेचुरल फिनोमिना के थ्रू आपका प्रिजर्व रहे, ऐसी चीज़ों को ही हम फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। मतलब बहुत अलग अलग तरीक़ों से कह सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रिमेन्स और वेस्टिजेस और ट्रेसेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड फॉसिल्स। यानी कि रिमेन्स हो गया या कुछ वेस्टिजेस हो गया या ट्रेसेस हो गया, किसका? प्लांट का या एनिमल्स का, जो पास्ट में पाए जाते थे, वही क्या कहलाते हैं? फॉसिल्स कहलाते हैं। और क्या कहेंगे? और सुनिए, देखिए फॉसिल्स तो हम समझी जाएंगे, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स भी देख लेंगे, लेकिन बात यह है कि हमने इसको बॉटनी में पढ़ रहे हैं, बॉटनी में ही ये चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से हमें पैलियो बॉटनी के बारे में भी जानना होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि पैलियो बॉटनी के अंतर्गत, जैसे हमने बताया था ना कि पैलिएंटोलॉजी का ही एक ब्रांच पैलियो बॉटनी भी है, तो पैलियो बॉटनी के अंतर्गत प्लांट फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, और जो पैलियोजूलॉजी था उसके अंतर्गत हम आपके एनिमल फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। तो अगर ये टॉपिक हम जूलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ते हैं तो एनिमल फॉसिल्स को देखते हैं, लेकिन हमें इसके प्रोस्पेक्टिव से देखना है, इसीलिए प्लांट फॉसिल्स को देखेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि पैलियो बॉटनी क्या होता है। तो एक बार पैलियो बॉटनी का भी डेफिनेशन देख लीजिए। तो देखिए, पैलियोबॉटनी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंशिएंट प्लांट यूजिंग प्लांट फॉसिल्स फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। यानी कि पैलियोबॉटनी के अंतर्गत हम एंशिएंट प्लांट की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, किसका यूज करके? यूजिंग प्लांट फॉसिल्स। हम प्लांट फॉसिल्स का यूज करके जो एंशिएंट प्लांट होती है उसकी स्टडी हम पैलियोबॉटनी के अंतर्गत करते हैं। और ये फॉसिल्स हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो वही आपकी सेडिमेंट्री रॉक से प्राप्त होती है। तो सेडिमेंट्री रॉक से ऑब्टेन प्लांट फॉसिल्स की साइंटिफिक स्टडी को ही पैलियोबॉटनी कहते हैं। सिंपल सी बात है, काम खत्म। चलिए ठीक है, आगे सुनिए। भारत में पैलियोबॉटनी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बीरबल साहनी को जाना जाता है। ठीक है, बीरबल साहनी को भारत में फादर ऑफ पैलियोबॉटनी माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए पैलिएंटोलॉजी का, जो पैलिएंटोलॉजी है जिसके अंतर्गत हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, उसके जनक किसको माना जाता है? तो जॉर्ज कुवियर को। ठीक है, या बोरन कुवियर, उनका ही एक अन्य नाम बोरन कुवियर भी है। तो चाहे जॉर्ज कुवियर कहिए चाहे बोरन कुवियर कहिए, इनको पैलिएंटोलॉजी का जनक यानी कि फादर ऑफ पैलिएंटोलॉजी माना जाता है। चलिए, काम भर की हमने पैलियोबॉटनी के बारे में चीज़ें जान ली। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड यानी कि प्राचीन, एंशिएंट, और बॉटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट। तो इसीलिए पैलियोबॉटनी का मतलब हो जाता है कि प्लांट की स्टडी करना है, ओल्ड प्लांट की स्टडी करना ही पैलियोबॉटनी के अंतर्गत आता है। तो बस यही चीज़ें हैं, बस हम उसकी जगह फॉसिल्स वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत हम ओल्ड प्लांट के फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। बस खत्म कहानी। चलिए ठीक है, एक्सेप्टेबल है, आराम से आप चीज़ें समझ जाएंगे। धीमे धीमे सब हर एक टर्म को आप अपने आप समझ जाएंगे कि पैलियो मतलब क्या हो गया, ओल्ड, और बॉटनी मतलब स्टडी ऑफ प्लांट। तो कहानी खत्म, क्या ही रह गया उसमें,
कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे। तो हमने फॉसिल्स देखना है, जो कि हमने फॉसिल्स की डेफिनेशन देख ली है। पैलियोबॉटनी आपको मैंने समझा ही दिया क्या होता है। बात आएगी कि फॉसिलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए फॉसिलाइजेशन क्या होता है इसे समझिए। फॉसिलाइजेशन बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, यानी कि वह प्रोसेस जिसकी वजह से आपका फॉसिल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वह मेथड जिसकी वजह से फॉसिल्स का फॉर्मेशन होता है, यही प्रोसेस आपकी फॉसिलाइजेशन कहलाती है। अब इतने छोटे से वर्ड में तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर में 3 नंबर में शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज फॉसिलाइजेशन। मेरे मुंह से निकलने वाला था व्हाट इज फॉसिलाइजेशन, तो फॉसिलाइजेशन नहीं, व्हाट इज फॉसिलाइजेशन, ठीक है। या पूछ लेगा कि फॉसिलाइजेशन क्या होता है, इस तरीके से चीज़ें। तो फॉसिल्स के बारे में तो समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स भी पूछा जाता है, और अगर टाइप्स ऑफ फॉसिल्स पूछेगा तो एक बड़े में पूछेगा, या अगर सिर्फ छोटे में पूछना होगा तो टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के अंतर्गत आने वाले जो उसके टाइप्स हैं उसमें से किसी के बारे में पूछ देगा कि स्यूडो फॉसिल्स क्या होता है, या आपके इम्प्रेशन फॉसिल्स क्या है, इस तरीके की चीज़ें भी पूछ सकता है। तो सब चीज़ें क्लियर करेंगे, चिंता मत करिए। सबसे पहले समझते हैं कि फॉसिलाइजेशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि छोटे से तो काम चलेगा नहीं। वैसे तो हमें समझ में आ गया कि फॉसिलाइजेशन क्या है, एक वर्ड में हम आसानी से समझ सके हैं कि फॉसिल्स बनने की जो प्रोसेस है वही एक क्या कहलाती है, फॉसिलाइजेशन कहलाती है। अब आपको भी पता है कि फॉसिल्स किस तरीके से बनता है, ऐसा तो नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि फॉसिल्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो बस उन्हीं तरीकों को बता देंगे। तो जिस तरीके से, जिस मेथड के थ्रू फॉसिल्स का फॉर्मेशन होता है, वही मेथड क्या कहलाती है, फॉसिलाइजेशन कहलाती है। तो सिंपल है, आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए फॉसिलाइजेशन की जो प्रोसेस है ना, वो इतनी आसानी से होने वाली प्रोसेस नहीं है, या आप ये भी कह सकते हैं कि कम समय में होने वाली प्रोसेस नहीं है। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, या कह सकते हैं किसी प्लांट या एनिमल का फॉसिल्स में कन्वर्ट होने के लिए कम से कम 5000 साल से 10,000 साल का तो एटलीस्ट टाइम लगता ही लगता है। तो फॉसिलाइजेशन कोई छोटी समय में होने वाली प्रोसेस नहीं है, ये चीज़ पहले क्लियर कर लीजिए। आइए पढ़ के थोड़ा सा हम आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाते हैं। फॉसिलाइजेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कैन बी डिफाइन एज द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट लीड टू द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स ओवर टाइम। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फॉसिलाइजेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्लांट और एनिमल है और उसके जो रिमेन्स पार्ट हैं, जो बचे हुए उसके पार्ट होते हैं, उनका फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू समय के साथ साथ उनको प्रिजर्व करके रखना ही क्या है, एक तरीके से फॉसिलाइजेशन है। तो यही चीज़ क्या करती है, उसको फॉसिल्स में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करती है। फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस एक एनिमल को या किसी प्लांट को फॉसिल्स में कन्वर्ट होने में हेल्प करती है। सिंपल सी बात है। और कुछ वहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में है। अभी हम देखेंगे कि फॉसिलाइजेशन के लिए कौन कौन से आपके एटमॉस्फेयर, यानी कि किस तरीके की कंडीशन ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे हम हल्का हल्का ऊपर ऊपर से पार्ट देख रहे हैं। द प्रोसेस थ्रू विच अ प्लांट और एनिमल्स बिकम अ फॉसिल्स इज अ फॉसिलाइजेशन। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि वह प्रोसेस जिसकी वजह से प्लांट या एनिमल फॉसिल्स में कन्वर्ट होते हैं, यही आपकी फॉसिलाइजेशन कहलाती है। नॉर्मल सी बात है, समझ में आ चुकी है आपको। और मैंने इसके बहुत सारे तरीके, बहुत अलग अलग प्रकार के डेफिनेशन दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगेगा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फॉसिलाइजेशन ऑफ्टन रिजल्ट इन द इम्प्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बीइंग लेफ्ट इन अ रॉक। फॉसिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या होता है, तो वो जो सेडिमेंट्री रॉक होता है, उस रॉक के ऊपर उनके इम्प्रेशन, या किसी ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनके इम्प्रेशन यानी कि उनके जो छाप होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, वो वहीं पे चिपक जाते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। व्हेन अ लीफ और अ एनिमल स्केलेटन बिकम अ फॉसिल्स, दैट्स फॉसिलाइजेशन। Fossils are preserved remains of prehistoric creature. Fossilization takes a very long time. So if you see a fossils, you know it's at least
10,000 ईयर ओल्ड, यानी कि अगर आप एक फॉसिल्स देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम तो ये भैया 5 से 10,000 साल तो पुराना होगा ही होगा, क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है। आपको भी पता है कि फॉसिल्स किस तरीके से बनता है। मान लीजिए कोई मर गया, ठीक है, और वो ऐसी जगह पे, मान लीजिए वो किसी गीले स्थान पे मरा है जहाँ पे नमी है, खासकर किसी तालाब के या समुद्र के किनारे वगैरह में, तो वो पानी वाले एरिया में जल्दी से वो कवर हो जाएगा, और कवर होने के बाद ही तो उसकी मेन प्रोसेस स्टार्ट होती है। फिर धीरे धीरे सिलिका, चूना यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब चीज़ें आके धीरे धीरे उसको कवर कर लेती हैं। धीमे धीमे जो हीट है, गर्मी है, टेम्परेचर की वजह से वो धीमे धीमे हार्डनेस कन्वर्ट होने लगता है, और इस तरीके से आपका सेडिमेंट्री रॉक बन के तैयार होता है। चूंकि ऑर्गेनिज्म के मरने के, डेड होने के तुरंत बाद ही वो चीज़ें जल्द से जल्द वो चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो ऐसे ही फॉसिल्स बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं। वरना क्या होता है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बार उनके पीछे पड़ गए तो वो उनको सड़ा गला के यानी कि डीकम्पोज करके ख़त्म कर देंगे। यही सिंपल सी कहानी है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के बारे में भी समझेंगे और फॉसिलाइजेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होती है उसको भी समझेंगे। तो आज की वीडियो में हमने पैलियोबॉटनी को समझा है कि पैलियोबॉटनी के अंतर्गत हम बॉटनी के अंतर्गत यानी कि प्लांट फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, और अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फॉसिल्स में सारी चीज़ों को समझेंगे, जहाँ पे जो टाइप्स ऑफ फॉसिल्स में स्यूडो फॉसिल्स हो गया, आपका कास्ट, मोल्ड और इम्प्रेशन फॉसिल्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपके शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं। बहुत सिंपल होती हैं, एक बार समझ लेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। टाटा बाय बाय।